Hi friends, hi everybody. কেমন আছো তোমরা সবাই? I think you all are doing well in these days. Then welcome back to Skill 23. हिंदुस्तान में ब्रेन ड्रेन की बहुत ही गर्मा गर्म चर्चा किए जाने वाला टॉपिक हो चुका है, जिसके वजह से बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे फेमस न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे फैकल्टीज कॉम्पिटिटिव आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन चला रहे हैं, जिसके वजह से लोग बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे सर्चिंग कर रहे हैं, गूगलिंग कर रहे हैं और उसको बहुत सारे लोग अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से उसके बारे में पॉइंट्स तलाश करके जान रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन आखिरकार है क्या, ब्रेन ड्रेन की वजह से हिंदुस्तान को क्या नुकसान है, क्या तकलीफ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के सरकार को ब्रेन ड्रेन का शिकार बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान के सरकार पर तनकीदी उंगलियां उठ रही है। प्यारे दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिरकार ब्रेन ड्रेन का मतलब है क्या? ब्रेन ड्रेन का मतलब है स्किल्स और ड्रेन का मतलब है खाली हो जाना। असल में ब्रेन का मतलब है हमारा दिमाग, ड्रेन का मतलब जो ड्रेन होता है, लेकिन उसको लिटरेरी तौर पर और इस पॉलिटिकल तौर पर अगर उसका माना लिए तो उसका माना सिर्फ और सिर्फ यही है, ब्रेन ड्रेन्स यानी स्किलफुल पर्सन का खो जाना। हिंदुस्तान को एक अव्वल निशाना बनाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान जो ब्रेन से यानी स्किलफुल पर्सन से उनका जो कीमत है उसको खो बैठा है, उन वैल्यू देना नहीं जानता है, उनको इग्नोर करके जिसको वैल्यू नहीं देना है उसको वैल्यू देता है। इसके वजह से हमारे हिंदुस्तान के जो स्किलफुल पर्सन है उसको खोना पड़ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा इस सवाल के बारे में और आपके दिमाग में कोई भी शक और कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अभिजीत बनर्जी को देख सकते हैं जो कि अब्रॉड में कहीं दूसरे कंट्री में जाके रहता है, वहां से उसको नोबेल प्राइज मिला है। 2019 में उसको इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज मिला है, जो कि एक हिंदुस्तानी है मगर उसको दूसरी जगह से नोबेल प्राइज मिला है। वही है ब्रेन ड्रेन का मतलब। आखिरकार क्यों उनको दूसरी जगह पे दूसरे कंट्री पे रहते हुए नोबेल प्राइज मिला है, हमारे हिंदुस्तान पे रहते हुए नोबेल प्राइज नहीं मिला है? चलिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में लेके चलता हूँ। नासा एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है जो कि अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड है। नासा में तकरीबन 10 बड़े बड़े साइंटिस्ट चाहिए, जो कि अमेरिकन बहुत बड़े बड़े फैकल्टी पूरे वर्ल्ड से सिलेक्ट करते हैं। उस 10 में से 6 हिंदुस्तानी साइंटिस्ट है। आप सोच सकते हैं उस 6 हिंदुस्तानी साइंटिस्ट को आखिरकार हिंदुस्तान को ड्रेन क्यों करना पड़ा और उस हिंदुस्तानी साइंटिस्ट को हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका के नासा पर रहने पर मजबूरियां इख्तियार क्यों करनी पड़ी? मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार वो लोग नासा पे रहने के बजाय हिंदुस्तान के इसरो पर क्यों नहीं रहे? इसका वजह एक ही है जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके चलो। यूरोपियन जो कंट्रीज है वो सब कंट्री एजुकेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेटिव स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशनल फील्ड्स के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर एक कंट्री से, हर एक कोने से स्टूडेंट्स आकर के वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात यह नहीं कि दुनिया के हर एक कोने कोने से स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात यह है कि उसमें से 40 से भी ज्यादा % हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स है, जिससे अगर आप मुखातब होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी परेशानियां क्या है। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि वो है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट एजुकेशन को कभी भी वैल्यू नहीं दिया है और अभी भी नहीं दे रहा है, जिसके वजह से जो भी लोग बड़े बड़े ओहदे से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आते हैं, उनको हिंदुस्तान में लिक्रेटिव अच्छे सैलरी के साथ पोस्ट नहीं मिलता है, जिसके वजह से उनको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। वो लोग जानबूझ के नहीं छोड़ते। कोई भी आदमी को ऐसा शौक नहीं है कि हिंदुस्तानी बाशिंदा होने के बावजूद भी वो दूसरे कंट्री के लिए काम करे, बल्कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग हिंदुस्तान में रहे तो हमारी जो पढ़ाई है, इतने साल की पढ़ाई है, ये पढ़ाई आखिरकार काम कैसे आएगी? अगरचे मैं देश का सेवा करूं, लेकिन मेरे घर वालों को भी तो मुझ पर जितना खर्चा किया उतना तो वसूली देना पड़ेगा ही, लेकिन वो वसूली देने का भी सैलरी हमारे हिंदुस्तान वाले नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको हिंदुस्तान छोड़कर दूसरी कंट्री पे जाने पर मजबूरियत इख्तियार करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही है सब वजह जिसकी वजह से हिंदुस्तान बहुत ही अच्छे दिमाग वाले को खो बैठता है। और जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान अच्छे नहीं है और क्या बोलते हैं और क्या मजहबी तनाव और मजहबी फितने फसाद का बीज बोते हैं हमारे हिंदुस्तानी सरजमीन पर, गंगा जमुनी तहजीब पर, उस तहजीब को खराब करते हैं हिंदू मुस्लिम के फितने फसाद के बीज बोकर। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप APJ अब्दुल कलाम को भूल गए, जो कि इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद हिंदुस्तान के मिसाइल मैन होकर जाना जाता है? इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो दूसरे कंट्री में नहीं गए, लुक्रेटिव सैलरी हासिल करने के लिए नहीं गए, अपने आप को हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दिए। क्या आप आजिम प्रेम जी को भूल गए? आजिम प्रेम जी बहुत ही बड़ा, यानी हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मालदार है वो है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी के बाद आने वाला आजिम प्रेम जी है। क्या आप आजिम प्रेम जी को भूल गए? वो हिंदुस्तान पे रहते हुए हिंदुस्तान पर स्पेशल इंपॉर्टेंस डालते हुए हिंदुस्तान के लिए
काम कर रहे हैं, उनकी आईटी कंपनी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड हासिल कर रहे हैं दूसरे कंट्री से। क्या आप भूल गए यूसुफ अली को, जो कि हिंदुस्तान में तीसरा मालदार है, जो अगर वो चाहे तो दुनिया के जितने कंट्री से हर एक कंट्री में जाके दबदबा हासिल कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान के बाशिंदा होकर गर्व करते हैं। उसका सीना स्ट्रेचेस 56 इंच, उनके सीना 56 इंच चौड़ा होता है हिंदुस्तान के देश के लिए। इसीलिए वो हिंदुस्तान में रहते हुए गल्फ कंट्री पे 150 उनके आउटलेट्स थे। और वो लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का ओनर है, जो कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा रिटेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसका ऑनर है। उसका ऑनर होने के बावजूद भी वो दूसरी कंट्री पे जाके दबदबा नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिलकर हिंदुस्तान के लिए प्राउड फील कर रहे हैं। उनके पास धनराशि जो है, जो माल है, उसका जो मतलब प्रॉपर्टी है वो $5.2 मिलियन की है। और आजिम प्रेमजी की प्रॉपर्टी के बारे में आपको ख्याल है, अंदाजा है? उनकी प्रॉपर्टी $19 मिलियन है, जो कि अगर वो पूरी जिंदगी में खर्च करना चाहे तो 500 साल तक उसको हर एक दिन 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्या हो सकता है? और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाला समूहदाता होकर उसको माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या वो लोग भूल गए ख्वाजा यूसुफ हामिद को, जो कि प्रसिद्ध दवा निर्माला कंपनी का मालिक है, जो कि दवाइयाँ बनाते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अंदाजा है आपको? $2.7 बिलियन है उनके पास प्रॉपर्टी। फिर वो हिंदुस्तान पे रह के गर्व महसूस करता है। और भी आगे की तरफ जाए तो क्या उन हिंदू मुस्लिम के दरमियान फितना फसाद के बीज बोने वाले आदमी को मालूम है कि आजाद मोफेन एक बहुत ही बड़ा एक मेडिकलिस्ट है, बहुत ही बड़ा एक हेल्थ साइंटिस्ट है, जो कि डीएम हेल्थ सेंटर का मालिक है और ऑनर है। वो भी एक मुसलमान है। उनके पास भी बहुत सारे धनराशि, तकरीबन $1.4 मिलियन है उनके पास। फिर भी वो हिंदुस्तान पर रहकर अपने आप को गर्व महसूस करता है। वो भी एक मुसलमान है मेरे दोस्तों, वो भी एक मुसलमान है, जो कि उनके तकरीबन पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा हेल्थ सेंटर चलता है। और उनके हेल्थ सेंटर ही और उनके मेडिकल सेंटर ही, जो कि 200 से भी ज़्यादा है, हिंदुस्तान को मुंह दिखाने का लायक बनाता है। बहुत सारी जगह में हिंदुस्तान की शान बढ़ाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान बीज बोने वाला आदमी को मालूम है कि हमारे ही एक समाज का, यानी हमारे हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तानी मुस्लिम जिसका नाम है हबीब खोरकीवाला, जो कि हिंदुस्तान में स्थापित एक कंपनी वर्क हार्ट दवा वाली कंपनी का ऑनर है, जो कि हिंदुस्तान में इनहेरिक दवाएं सबसे ज़्यादा बनाने वाली है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वही दवा को सर्विसेज देती है, जिसके वजह से हमारे हिंदुस्तान को प्राउड फील होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पास भी कम धनराशि नहीं है। वो हिंदुस्तान के छठा मालदार आदमी है। वो हिंदुस्तान के टॉप 10 में आने वाला छठा मालदार है। उनके पास भी धनराशि तकरीबन $1.3 मिलियन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दरमियान फितने फसाद का बीज बोने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को बुरा बोलने से पहले एक बार सर्च कीजिए हिंदुस्तान में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदू भाइयों ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन आप एक बार ज़रा गौर करके देखिए हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा वो लोग हिंदुस्तान के जीडीपी को संभाले हुए हैं, कितने ज़्यादा हिंदुस्तान के अच्छे कंट्रीब्यूशन किए हैं उन लोग, कितने अच्छे काम है, कितने अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स, कितने अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनाए हिंदुस्तान में। और इन सभी 5 आदमी को पूरे दुनिया के जितने भी देश है, सब देशों ने खुशखबरी दी है इन लोगों को, लेकिन इन लोग अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उनको हिंदुस्तान प्यारा है। हिंदुस्तान उनको प्यारा है, इसके वजह से वो लोग अभी भी दूसरी कंट्री का, दूसरी देशों का नागरिकता हासिल नहीं किया है, नागरिकता को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान को अपना देश बोल के मानते हैं। दूसरे लोगों को जैसा नहीं है कि वो लोग दूसरे देश में जाकर अपने दबदबा जमाए और हिंदुस्तान को ऐसा ही छोड़ दे। मेरे प्यारे दोस्तों, और इन 5 लोगों को भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा है। तो आप समझ ही सकते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दरमियान तन्हाई और तनाव का और फितना फसाद का बीज बोने से हम एक अच्छा हिंदुस्तानी और या तो पैट्रियटिस्ट यानी एक देशभक्त नहीं बन जाते, बल्कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ पेश आने से एक अच्छा देशवासी होता है, और नहीं तो हम लोग एक अच्छा देशवासी नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बोलने के दरमियान कुछ भी गलती हुई तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे राय से अगर सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर जनाना। अस्सलाम वालेकुम।